तो हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है प्यारी सी हमारे मैगी शू चैनल में। एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम मिस मियांग होता है, जो कि जू परिवार की बेटी होती है। इधर वो हैरान होती है कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, वो तो मर गई थी, वो जिंदा कैसे है। अब थोड़ा सा हम पास्ट में ये चलते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ घर जा रही होती है एंड वो प्रेग्नेंट थी। तभी कोई पीछे से ट्रक आके उनकी गाड़ी को धक्का मार देता है, मतलब कि उन दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और इसके बाद हम सीधा हॉस्पिटल का सीन ये देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर फू अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उन्हें गुड गुड न्यूज़ ये मिलती है कि उनका बच्चा एकदम ठीक ठाक है। लेकिन बैड न्यूज़ ये होती है कि जो आपकी वाइफ मैडम जू निंग है ना, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनने के बाद हमारे हीरो मिस्टर फू को बहुत ज़्यादा गहरा झटका लगता है। और हम पूरे 16 साल बाद का सीन ये देखते हैं, जहाँ पे हमारी हीरोइन ने टाइम ट्रैवल किया होता है। इधर उसे एक औरत मिलती, बोलती तुम रास्ते में बेहोश हो गई थी और मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, और तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो मैं तुम्हारे लिए फू परिवार के बच्चे को पढ़ाने के लिए एक जॉब लेके आई हूँ। उनका बच्चा कोचिंग पढ़ना चाहता है, तो तुम क्यों नहीं कोचिंग पढ़ा लेती हो। उसे पता चलता है कि वो फू परिवार की बात कर रही है। वो तो खुश हो जाती है कि वो अपने बेटे से मिल पाएगी और तुरंत ही हाँ कर देती है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा हीरो गाड़ी में बैठा होता है और वो पूरे 16 साल से डिस्टर्ब रह रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी वाइफ की याद आ रही थी और कल उसकी वाइफ का डेथ एनिवर्सरी था। इधर हमारी हीरोइन उसके बगल वाली गाड़ी से जस्ट होकर रोड से निकलती है। मिस्टर फू को ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी वाइफ को देखा, फिर सोचता है नहीं, ये शायद एक धोखा हो सकता है। उसे लगता है कि 16 साल हो गए उसकी वाइफ को मरे हुए, ऐसा कैसे हो सकता है। इधर हमारी हीरोइन देखते हैं, जहाँ पे वो फू परिवार के विला में पहुंच जाती है। घर का एड्रेस बिल्कुल भी नहीं बदला होता। इधर वो जाती है, तभी एक बच्चा दरवाज़ा खोलता है। वो हैरान होती है कि ये लड़का तो मुझसे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है, और ना ही फू से। तभी उसे पता चलता है कि जिसने दरवाज़ा खोला है वो उसका बेटा नहीं है, बल्कि वो उसके बेटे का फ्रेंड है। इधर इसके बाद वो जो फ्रेंड वाला लड़का था वो बुलाता है फू परिवार के असली बेटे को, जिसका नाम डोंग डोंग होता है। डोंग डोंग नीचे आ जाता है और बोलता है आप कौन है। जहाँ पे हमारी हीरोइन उसे बताती है कि मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, तुम्हें पढ़ाने के लिए आई हूँ कोचिंग। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 3200 रुपये दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे फादर से कहना होगा कि मैं अच्छी पढ़ाई करता हूँ और रियलिटी में तुम मुझे पढ़ाने के लिए मत आना। हमारी हीरोइन सोचती है कि अगर मुझे अपने बेटे के करीब रहना है तो मुझे उसकी सारी बात सुननी चाहिए। इधर जो डोंग डोंग होता है वो अपनी टीचर से पूछता है कि आपका नाम क्या है। वो अपना नाम जू निंग बता दिया। वो भड़क जाता है कि तुम्हारा नाम ये कैसे हो सकता है, ये नाम तो मेरी माँ का था, क्या तुम जॉब लेने के लिए इस नाम का यूज़ कर रही हो। उसका फ्रेंड समझाता है डोंग डोंग थोड़ा आराम से बात करो। फिर वो अपना पैन कार्ड दिखाती है, आईडी कार्ड, कि नहीं मेरा सच में नाम जू निंग है। वो शौक होता है कि कितना अजीब बात है, उसकी मदर का भी नाम जू निंग ही था। इसके बाद फ्रेंड भी बोलता हाँ टीचर का नाम यही है। इसके बाद डोंग डोंग वहाँ से चला जाता है एंड डोंग डोंग का फ्रेंड का नाम था शाओ। शाओ बताता है टीचर माफ़ करना, उसकी माँ के मरने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था और उसकी माँ उसके 16 साल पहले ही मर गई थी, तभी वो थोड़ा सा गुस्सैल है। ये सुनने के बाद जूनिंग को बुरा लगता है। इधर एक और चीज़ ये पता चलती है कि बाप बेटे बिल्कुल भी आपस में उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। वो दोनों एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करते। इधर हमारी हीरोइन उसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाती है, जहाँ पे वो 16 साल पहले खाया करती थी खाना अपनी बेस्टी के साथ में। आज वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रही होती है और याद करती है कि जब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, उसके चाचा चाची ने संपत्ति हड़पने के लिए, उसका रिकॉर्ड खराब करवाने के लिए उसे नशीली दवा दे दी थी। और वो हमारे हीरो से तब मिली थी, उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड करी। फिर मिस्टर फू ने उससे शादी कर ली और मिस्टर फू ने उसकी संपत्ति वापस दिलाने में उसकी मदद करी उसके अंकल आंट से। वो हर तरीके से मिस जूनिंग का साथ देता रहा। इससे जूनिंग को उसे लव हो गया था, लेकिन जूनिंग को कभी विश्वास ही नहीं था कि मिस्टर फू क्या फर्स्ट लव साइड में इतना उसे लव करेगा। फिर कुछ टाइम बाद वो मॉम बन जाती है। मिस्टर फू ने नया नया कंपनी का स्टार्टअप किया था। वैसे भी उसके दादा दादी की बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन उसने खुद की भी नई कंपनी खोलने का फैसला किया था। उस टाइम उसके पास इतने सारे काम थे, तब भी वो अपनी वाइफ का केयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलता था। वो पहले खाना बनाता था, फिर इसके बाद जाता था काम पे।
इधर हमारी हीरोइन ये सब सोच के अपने हस्बैंड को फ़ोन कर देती है। फिर सोचती है वो तो मरी हुई है ना अपने हस्बैंड के हिसाब से, ये मैंने क्या कर दिया। और इसके बाद फ़ोन कटी करने जा रही होती है, तब तक हमारे हीरो ने उठा लिया होता है फ़ोन। अब उसे नए ज़माने का फ़ोन चलाना भी नहीं आ रहा होता। वो उसकी हल्की सी आवाज़ सुन लेता है और बोलता है क्या क्या तुम नहीं बोल रही हो। अब वो सोचती है इसने मेरी आवाज़ सुन ली है, मुझे कुछ ना कुछ बहाना मारना ही पड़ेगा। वो बोलता है हेलो कौन हो तुम, बोलो। जहाँ पे बोलती है हेलो प्रेसिडेंट फू, मैं आपके बेटे टोंगडोंग की टीचर जू निंग बोल रही हूँ। वो बोलता तुमने मुझे आधी रात को फ़ोन क्यों किया। वो बोलती है कि आपके बच्चे ने कहा कि आप मुझे पढ़ाने मत आना, मेरे फादर से ऐसी ही फीस देती रहना, तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वो कहता कोई बात नहीं, मैं तभी आपको पेमेंट दे दूंगा। वो फ़ोन कट कर रहा होता है। जू निंग कहती है मिस्टर फू फ़ोन मत कट कीजिए, मैं बड़ी सुनसान सी गली में हूँ, मुझे डर लग रहा है, जब मैं ये गली पार कर लूँ तब आप फ़ोन कट कर दीजिएगा। वो हाँ में जवाब देता है। वो बोलती है हाँ मिस्टर फू, तब वो मिस्टर फू ओके भी नहीं बोलता, डायरेक्ट फ़ोन कट कर देता है। वो सोचती है पता नहीं कितना खड़ूस आदमी है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं रात में। वो अपने बेटे के पास जाता है, उसे गिफ्ट देता है और उसे अनार छील के देता है। वो ले तो लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। इससे पता चलता है कि बेटा बिल्कुल भी फादर के साथ घुला मिला नहीं होता। वो कमरे में जाके अपनी माँ को मिस कर रहा था कि माँ आप काश जिंदा होती। इसके बाद वो अपने बेटे के साथ जाता है जू निंग की ग्रेव पे। दोनों बाप बेटे फ्लावर रखते हैं और उसे बताते हैं कि मदर हम आपको हर दिन याद करते हैं। इसके बाद बाप बेटे वहाँ से निकल जाते हैं। आज के दिन बारिश भी हो रही थी। इधर जू निंग परेशान हो रही होती है कि उसे डोंगडोंग को कोचिंग भी पढ़ाना है और इतना बारिश हो भी इतनी सुबह सुबह। तभी वहाँ पे एक ड्राइवर उसे लिफ्ट दे देता है एंड ये गाड़ी किसी और का नहीं मिस्टर फू का होता है, जहाँ पर डोंगडोंग भी बैठा होता है। और वो बोलता है टीचर आप यहाँ पे। मिस्टर फू देखता है तो यही वो लड़के जिसने मुझे कल रात फ़ोन किया था, ये तो मेरी वाइफ से काफ़ी मिलती जुलती भी है। इसके बाद वो सोच रहा होता है इसका नाम जू निंग भी है, कहीं ये सब मेरे करीब आने के लिए ये सब कोशिश तो नहीं कर रही मेरी वाइफ बनने का दिखावा जो कर रही है। इधर हमारी हीरोइन अपने पति फू को देखती है 16 साल बाद और सोचती है ये कितना यंग है अभी भी। इधर पीछे से एक ट्रक आ जाता है एंड वो उनकी गाड़ी को धक्का दे देता है। दोनों की गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। जू निंग तुरंत ही सबसे पहले अपने बेटे को पकड़ती है क्योंकि उसे अपने बेटे डोंगडोंग की काफ़ी चिंता थी। इधर वो उसकी केयर कर रही होती है। इधर मिस्टर फू बोलता है टीचर जू निंग आप ठीक है ना। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और मिस्टर फू याद करता है कि कैसे उसकी वाइफ ने 16 साल पहले जब वो ऑफिस से लेट आता था तो वो कितना डर जाती थी। इधर हमारी हीरोइन को अपने बेटे की सिर्फ चिंता होती है। वो उसे पूछती है कहीं तुम्हारे सर में चोट तो नहीं लगी, कहीं तुमको हाथ में चोट तो नहीं लगी, डोंगडोंग कहीं तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लगी। मिस्टर फू सोचता है ये इतना केयर क्यों कर रही है मेरे बेटे का। फिर वो गाड़ी से उतर के उस ट्रक वाले के पास में जाता है। इधर हमारी हीरोइन बहाना मारती है कि तुम्हारी शकल का मेरा छोटा भाई था, तभी मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो उसे बोलती है क्या तुम मेरे छोटे भाई बनोगे। वो साफ मना कर देता है कि मैं किसी का भाई ही नहीं बनता। वो दिखावा करती है, एक्टिंग करती है कि वो रो रही है। तो ये देखने के बाद डोंगडोंग कहता है रो मत, तुम्हें जो भी मुझे बनाना है बना लो, तुम मुझे अपना भाई बनाना चाहते हो ना भाई बना लो। वो गलती से कह देती नहीं मैं तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं बल्कि अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद डोंगडोंग हैरान हो जाता है। तभी अब मिस्टर फू गाड़ी में वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि जो आदमी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारा उसने दारू पी रखा था। वो सोचते कितनी अजीब बात है, 16 साल पहले सेम यही एक्सीडेंट हुआ था। जिस गाड़ी ने उनको टक्कर मारा था उस गाड़ी का ड्राइवर ने भी ड्रिंक कर रखा था। क्या ये दोनों एक्सीडेंट सेम तो नहीं है। इधर मिस्टर फू सोच रहा होता है कि इस लड़की में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जू निंग में, मुझे इसके बारे में पता करवाना होगा। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन को जो कि अपने बच्चे के मिलने के लिए मॉर्निंग में पहुंच जाती है ट्यूशन पढ़ाने के बहाने से। और वो देखती है कि उसका बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पढ़ाई के मामले में, तो उसे पीट पीट के प्यार से समझा के बुझा के हर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। और सोचती है कि देखो कितना बिगड़ैल हो गया। उसको बोलती है कि तुम्हें मैथ के फ्रिक्शन सम्स भी नहीं आते, तुम क्या करते रहते हो पूरा दिन, बस इधर उधर वीडियो गेम खेलते रहते हो। वहाँ पे बुक रखी होती है, उन बुक्स को छू रही होती है। डोंगडोंग साफ मना कर देता है इन बुक को मत छुओ टीचर, क्योंकि ये बुक्स मेरी मॉम की फेवरेट थी, उन्होंने मरने से पहले ये बुक सारी वो पढ़ा करती थी, तो मैंने याद के तौर पे इसे संभाल के रखा है।
वो सोचती है कि उसका शैतान छोटा बच्चा कितना उससे प्यार करता है, काश मैं इसे बता सकूं कि मैं ही उसकी मदर हूँ, लेकिन ये विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मैंने टाइम ट्रेवल किया, वो भी इस बॉडी में। वो कहती है अच्छा मैं समझ गई, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। इसके बाद वो उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में जाती है और देखती है कि यहाँ पे कुछ भी बदला नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है जैसा 16 साल पहले था। मुझे पेंटिंग बनाने का शौक था तो मिस्टर फू ने मेरे लिए 3rd फ्लोर में एक बड़ा सा कमरा तैयार करवाया था पेंटिंग रूम के लिए। इधर वो देखती है कि उसने एक पेंटिंग अधूरी छोड़ दी थी, वो पूरी करना चाहती थी। उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था तो वो पेंटिंग पूरी नहीं कर पाई थी, और वह आज उस पेंटिंग को पूरा कंप्लीट कर देती है और इसमें उसका नाम निंग लिखती है। मिस्टर फू हैरान होता है क्या ये उसकी वाइफ जू निंग है, और वो बोलता है कि तुमने निंग नाम का साइन क्यों किया है। वो बहाना मार देती है कि मैं डोंग डोंग को पढ़ाने के लिए उसकी मदर होने का दिखावा कर रही हूँ जिससे वो पढ़ सके। वो उसको बोलता है हर चीज़ कैसे मिल सकती है, शक्ल, सूरत, आवाज़, हरकतें, तुम्हें कैसे पता है कि इस पेंटिंग का आखिरी हिस्सा क्या है। मुझे लग रहा है कि तुम ही मेरी वाइफ जू निंग हो। वो सोचती है कि अगर मैं इसे बता दूंगी कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो 16 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था मैं उसके बारे में कैसे पता कर पाऊंगी। मुझे इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, मैंने भी सच्चाई नहीं बता सकती। और वो साफ मना कर देती है कि मिस्टर फू आप किसी गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। इधर हमारे हीरो ने मैडम टीचर जू निंग के बारे में पता करवाया होता है। उसे पता चलता है कि उसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर है, वो किसी की भी स्पाई नहीं है। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपको क्या लगता है। वो कहता है मुझे कुछ शक है कि यही मेरी वाइफ जू निंग है। वो किसी को फ़ोन करता है और इसके बाद उस पेंटिंग को देख रहा होता है कि मुझे पता है कि टीचर जू निंग को कौन पता कर सकता है। वो सीधा जू निंग की बेस्टी के पास फ़ोन लगा देता है जिसका नाम होता है टीना। टीना का बच्चा कोई और नहीं शाबा होता है। शाबा डोंग डोंग दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एंड इन दोनों की मदर जू निंग और टीना भी बहुत पहले साथ में पढ़ा करती थी कॉलेज में, और दोनों बहुत अच्छी बेस्टी थी। इधर वो अपने बच्चों से पूछ रही होती है कि तुम उस लड़की से मिले हो जो कि तुम्हारे दोस्त के यहाँ कोचिंग पढ़ाने आई है। वो कहता हाँ मॉम वो काफ़ी अच्छी लड़की। शोबाओ की मॉम सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड को मरे हुए 16 साल हो गए, फिर भी वो उससे मिलने का फैसला करती है और पता करती है कि वो किस कंपनी में काम करती है और उसकी कंपनी में पहुंच जाती है। इधर उसे बुलवाया जाता है कि एक बड़ी फीमेल बॉस डायरेक्टर उससे कपड़े डिज़ाइन करवाने के लिए आई हैं। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्टी टीना है। टीना भी हैरान हो जाती है कि ये बिल्कुल मेरी फ्रेंड जैसे मिलते हैं, और दोनों अपनी पुरानी याददाश्त में चली जाती हैं कि वो दोनों कैसे कॉलेज टाइम पे साथ में उन दोनों ने हाई स्कूल 12th क्लास के बोर्ड पेपर सब दिए थे। दोनों साथ में अच्छे से घूमती थी, साथ में उन दोनों की शादी हुई थी, साथ में दोनों प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मतलब कि उन दोनों के हस्बैंड अलग अलग थे और दोनों ने फैसला किया था कि वो जब बूढ़े होंगे तो एक साथ ही मरेंगे। लेकिन ये सपना अधूरा हो जाता है क्योंकि उससे पहले ही जू निंग का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी फ्रेंड टूट जाती है कि तुम ही तो थी जो कि मेरे दिल की बात समझती थी। इधर उसकी फ्रेंड टीना हैरान होती है कि 16 साल बाद ये अजूबा कैसे हो सकता है। इधर हमारी हीरोइन सोचती है कि मुझे अपने इमोशन सामने नहीं लाने चाहिए, नहीं तो इसे शक हो जाएगा मेरी बेस्टी को। फिर उससे बातचीत करती है कि आप किसके लिए कपड़े डिज़ाइन करवाना चाहती हैं। टीना बताती है कि उसके बेटे का बर्थडे आ रहा तो वो अपने बेटे के लिए कपड़े डिज़ाइन करवाना चाहती हैं। इसके बाद दोनों वीचैट आईडी पे जुड़ जाते हैं ताकि दोनों कांटेक्ट में रह सके। इधर टीना को कंपनी से फ़ोन में आ जाता है कि कंपनी आ जाइए मैडम, तो वो जा रही होती है। हमारी हीरोइन अपनी बेस्टी को याद दिलाती है कि उसके पीठ पे बहुत सारे चोट के निशान हैं तो उसे इतना काम नहीं करना चाहिए। टीना तो शॉक हो जाती है कि ये बात उसके पति और उसके बच्चे और उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इस लड़की को पता है। हमारी हीरोइन भी सोचती है उसने क्या बात कह दी, कहीं से शक तो नहीं हो जाएगा मिस टीना को। लेकिन मिस टीना के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो जल्द से जल्द उसे बोलती कोई बात नहीं मैं समझ गई, और वहाँ से उठ के जा रही होती है और तुरंत ही रोते रोते पहुँच जाती है मिस्टर फू की कंपनी पे और तुरंत ही बताती है कि मुझे कुछ पता चला। वो उसे बोलता है क्या पता चला तुम्हें जू निंग के बारे में। वो कहती है कि जो पहली वाली जू निंग थी और जो अब जू निंग है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो दोनों एक ही पर्सन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन बातें हरकतें सेम, सब कुछ सेम है। यहाँ तक कि उसे पता है कि मेरी पीठ पे चोट के निशान है। ये बातें किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ मेरे बच्चे को और मेरी
बेस्टी को पता था क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बहुत पहले पीटा था। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है। इधर हम सीन देखते हैं, जूनिंग पहुंच जाती है जहाँ पे उसका बेटा आर्चरी वगैरह सीख रहा था। उसको प्यार से समझाती है कि देखो, तुम्हें सेफ्टी से सब कुछ सीखना चाहिए, और उसके हाथ में गैजेट्स वगैरह पहना रही होती है जिससे उसे चोट न लगे। वहाँ पे मिस जूनिंग को फॉलो करते करते मिस्टर फू भी पहुँच जाता है। इधर वो देखती है कि दोनों बाप बेटे फिर से झगड़ने लगे हैं। वो सोचती है अब मैं क्या करूँ इन दोनों की लड़ाई को कम करवाने के लिए। इधर बेटा बोल रहा होता है कि आप मेरा पीछा करते करते यहाँ पे आ गए ना, आप मेरे ऊपर नज़र रखना चाहते हैं। हमारी हीरोइन मारू को ठंडा कराती है, बोलती है क्यों नहीं, हम तीनों अगर साथ में आ गए हैं तो क्यों नहीं आर्चरी वगैरह करते, तीनों एक साथ तीर अंदाजी कर रहे होते हैं और तीनों के निशाने एकदम सटीक और सही जगह पे होते हैं। उन तीनों की परफॉर्मेंस देखने के बाद जो डोंग डोंग के फ्रेंड्स थे वो तो शॉक हो जाते हैं। डोंग डोंग के फ्रेंड्स कह रहे थे कि ये जो डोंग डोंग के मदर फादर हैं कितना अच्छे आर्चरी सीख लेते हैं, ये वाकई इन तीनों की बहुत अच्छी फैमिली है। इधर रात को हमारा हीरो मिस जूनिंग को उसके घर तक छोड़ देता है और ड्राइवर से बोलता है कि गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दो, हेडलाइट्स। वो तुरंत ही ऑन कर देता है। पता चलता है क्योंकि हमारी हीरोइन को अंधेरे से डर लगता था। इस चीज़ से वो खुश हो जाती है कि प्रेसिडेंट फू को उसकी अभी भी चिंता है। इधर उसका बेटा पूछ रहा होता है कि आपको कैसे पता है कि टीचर को अंधेरे से डर लगता है फादर। फादर स्माइल करते हैं और कहते हैं मुझे तो बहुत पहले से पता था। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर हम सीन देखते हैं अगले दिन वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते, तभी उसके घर के अपार्टमेंट के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आती है। वो पहले गाड़ी नंबर चेक करती है, फिर गाड़ी के शीशे के पास में खड़ी हो जाती। पता चलता है ये गाड़ी मिस्टर फू का होता है। वो बैठ जाती क्योंकि मिस्टर फू ने उसे गाड़ी पे बैठने के लिए इनवाइट किया था। वो उसे बातचीत कर रहा होता है कि तुमने आर्चरी वगैरह कब सीखी थी, लेकिन वो बात को घुमा देती है। इधर हमारी हीरोइन को सबसे ज़्यादा शौक था तो उसे सिर्फ पेंटिंग का था, और वही सब चीज़ें वो पास्ट की याद कर रही थी और सोचती कितना साल हो गया, लेकिन ये उसका हस्बैंड अभी भी इतना यंग है और वैसा ही परवाह करने वाला है। लेकिन मैं काश इसे बता सकती थी कि मैं वही पर्सन हूँ। फिर वो उसे छोड़ देता है डोंग डोंग के विला में। इधर वो जाती है और फैसला करती है कि वो अपने बच्चे के लिए खुद से खाना बनाएगी। वो खाना बनाती तो है, उल्टा वो बिगाड़ ज़्यादा देती है, यहाँ तक कि जलने की महक भी आ रही होती है। डोंग डोंग उठ जाता है और अपनी टीचर जूनिंग से कहता है अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप बाहर जाओ, उल्टा मैं ब्रेकफास्ट बना के लाता हूँ। इधर वो सोचते कि बताओ इतना यह बड़ा भी नहीं हुआ और अभी से इसको खाना बनाना आता है। शायद उसकी कमी की वजह से उसे सब सीखना पड़ रहा है। इधर हम सीन देखते वो याद करती है कि जब प्रेसिडेंट फू 16 साल पहले काम में काफ़ी बिजी होते थे तो वो खाना खाने तक को भी उनको याद नहीं रहता था और आधी रात को भी जाग के काम किया करते थे। वो जब भी अपने हस्बैंड को बोलती थी कि तुम मेरी चिंता मत करो बल्कि तुम खाना खाया करो, लेकिन वो उसको उल्टा बोलता था कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे जो उसका बेटा होता है ब्रेकफास्ट बना के ले आता है बड़े अच्छे और आसान तरीके से। ये देखने के बाद वो बड़ा ही शौक होती है कि बताओ इतनी जल्दी इसने ब्रेकफास्ट भी बना के ले आया। इधर वो बात कर रहा होता है कि तुम अगर ऐसे ही खाना पकाओगे ना तो तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वो उसे बोल देती है मजाक मजाक में कि मैं तो तुम्हारे डैड से शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में। वो कहता है मेरे डैड से शादी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वो बिना मेरी मॉम के रह ही नहीं सकते। वो जब भी हर दिन जब भी सोते हैं ना तो मेरी मॉम का वीडियो देखते हैं, तब वो उनको नींद आ पाती है। वो भी मुश्किल से 3-4 घंटे वो सोते हैं पूरे 24 घंटे में। वो ध्यान से सो भी तक नहीं पाते। वो हैरान होती है क्या मिस्टर वो मुझसे इतना लव करते थे। और वो याद करती है कि उन दोनों की शादी एक एक्सीडेंटली मीटअप हुआ था। वो दोनों साथ में नशे में थे और उन दोनों ने बस शादी कर ली थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसको इतना अच्छा गुड हस्बैंड मिल जाएगा जो कि उसके लिए इतना कुछ अच्छे से तैयार करेगा। इन चीज़ों को याद करके उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो बोलता है टीचर क्या हो गया, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया क्या जो मुझे नहीं कहना चाहिए। वो समझाती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और हंसने लगती है। फिर अब वो रात को मिस्टर फू के विला से बाहर निकलती है और रोड में आ जाती है, तभी उसको कोई पीछा करने लगता है। वो डर के पीछे हट रही होती है। वो आदमी उसको मार पाता उससे पहले ही वहाँ पे मिस्टर फू की एंट्री हो जाती है। मिस्टर वो बोलते हैं मिस निंग तुम ठीक हो ना। वो तो डर जाती है, वो बोलती तुम ठीक हो ना। वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ और उस बंदे से पूछा जा रहा होता है कि तुम्हें किसने भेजा। पहले तो वो भाग जाता है। इधर हमारी हीरोइन चैन की सांस लेती है कि अच्छा हुआ वो चला गया। मिस्टर वो बोलता है तुम ठीक हो ना।
मैंने सुना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वो कहती है क्या तुम्हें डोंग डोंग ने बता दिया है इस बात के लिए। और सर्टिफिकेट वो बोलता है कि हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे और कल सर्टिफिकेट ले लेंगे। इधर पता चलता है क्योंकि उसने अपने हीरो से प्रेजेंट टाइम वाली जूनिंग के घर वालों के बारे में पता करवाया था, उसके फ्रेंड्स बारे में कि उसका बिहेवियर कैसा है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तब से काफ़ी बदल गई है। तभी अब वो किलर वापस आ जाता है और अब की बार वो चाकू ले आया होता है। तो जूनिंग को बचाने के चक्कर में हमारे हीरो के हाथ में चाकू लग जाता है। फिर दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और हमारी हीरोइन की नींद दिन में खुलती है। वो उसे बोलती है थैंक यू मिस्टर फू, आपने कल मेरी हेल्प करी थी। वो उसको बोलते हैं हम तुम कल शादी के बारे में बात कर रहे थे, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं बदले में तुम्हें खर्चे के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए दूंगा। इस चीज़ के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है क्योंकि वो तो अपने हस्बैंड और अपने चाइल्ड डॉग के क्लोज रहना चाह रही थी। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं, वो उसे अपनी रिपोर्ट देता है कि वो एकदम ठीक ठाक है कि नहीं। हमारी हीरोइन बोलती है मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि तुम बूढ़े हो गए, मैं तुम्हारा मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रही, बस मुझे चिंता है ना क्योंकि तुम काफ़ी थके हुए दिख रहे हो। वो बोलता है मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, लेकिन मेरा वर्क है एज अ हस्बैंड कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ पहले से बता दूँ ताकि तुम्हें कोई बाद में बुरा या धक्का ना लगे कि मैंने तुमको बात पहले नहीं बताई थी। इन बातों को वो याद करती कि 16 साल पहले ही जब वो मिस्टर फू से शादी करने जा रही थी तो मिस्टर फू ने उसे अपनी रिपोर्ट दिखाई थी कि वो एकदम ठीक ठाक है कि नहीं। और मिस्टर फू ने तब भी उसे यही बात कही थी कि मैं तुम्हें सब कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ जिससे तुम कभी बाद में पछताओ ना। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं, वो जाके दोपहर में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और दोनों अब से शादीशुदा हस्बैंड वाइफ बन गए होते हैं। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन को वो उसके घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। इधर मिस्टर वो के कुछ ऑफिस के लोग मिल जाते हैं तो मिस्टर फू ने मिठाइयाँ वगैरह बांट देता है। ऑफिस के लोग बोल रहे होते हैं कि चलो आपको हमेशा के लिए शुभकामनाएं क्योंकि आप दोबारा शादी कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुश भरी बनी रहे। वो अपने लोगों को बोलता है तुम लोग मिठाई खा लो और मैं ऑफिस में भी मिठाई बंटवा दूंगा। इसके बाद वो बोलता है ठीक है अच्छा तुम जाओ और कल मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए गाड़ी भेज दूंगा। वो कहती है ठीक है अच्छा फिर मैं घर जा रही हूँ। इसके बाद इधर हम सीन ये देखते हैं, सीन ये पे ही कट जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मिस्टर फू अपने बेटे को फिर से अनाज छील के देता है उसे खाने के लिए और उसे अपने बेटे को बताता है कि उसने उसकी टीचर जूनिंग से शादी कर लिया। उसका बेटा बोलता है डैड आप क्या पागल हो, मैं तुरंत ही जूनिंग को फ़ोन करता हूँ कि वो आपसे डिवोर्स ले ले क्योंकि आप बिल्कुल भी अच्छे आदमी बिल्कुल भी नहीं है, आप समझिए मेरी बात का। वो तुरंत ही टीचर जूनिंग को फ़ोन करने जा रहा होता और डैड से कह रहा होता आपने काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इधर उसके डैड बताते कि कोई भी फ़ायदा नहीं है, 16 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद अब वाली जूनिंग और पहले वाली जूनिंग दोनों एक ही पर्सन है। और अपने बेटे को बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल किया है, लेकिन वो बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही कि हाँ वो वही है, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि वो तुम्हारी मॉम है। वो बोलता हाँ इस चीज़ का मुझे भी एहसास हुआ था क्योंकि वो मेरी टीचर वाली बात कम बल्कि बच्चों वाली केयर ज़्यादा करती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मेरी टीचर है, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो सच्चाई क्यों नहीं ला रही। वो बोलता है शायद उसे लग रहा होगा कि अगर वो भी सच्चाई बता देगी उसके कुछ अपने इरादे होंगे या कुछ वो जानना चाह रही होगी तभी वो नहीं बताना चाह रही, लेकिन हमें उसके बताने का इंतज़ार करना चाहिए। और अपने बेटे को समझा जाता है। इधर उसका बेटा खुश होता है और रो भी रहा होता है कि उसकी माँ फाइनली वापस आ गई है, अब वो हैप्पी एक ज़िंदगी जी सकता है। इधर वो यही बात टीना को बता देता है कि तुम्हारी बेस्टी वापस आ चुकी है, मैंने उससे शादी भी कर ली है और कल मैं उसको पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगी। वो खुश हो जाती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत ही आऊँगी, मैं भी अपनी बेस्टी से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। और वो कहती है कि कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे विला पे अपनी फ्रेंड को रिसीव कर लूँगी, लेकिन हम दोनों उसको बिल्कुल भी पता चलने नहीं देंगे कि हम लोगों को पता चल गया कि वही हमारी 16 साल पहले वाली जूनिंग है। हम लोग उसकी सच्चाई जानते हैं, हम बस दिखावा करेंगे। इसके बाद अगले दिन हमारी हीरोइन मॉर्निंग पे आ जाती है। उसकी बेस्टी उसे देख के काफ़ी खुश होती है। हमारी हीरोइन हैरान होती है कि इन तीनों के चेहरे से काफ़ी अजीब अजीब क्यों लग रहा है मुझे, कि इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया ना। इधर टीना बोलती है जूनिंग तुम अपने घर में अच्छे से जाओ क्योंकि तुम्हारा यही असली परिवार है और मुझे तो काम पे जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आ जाऊंगी। इसके बाद उसका हस्बैंड हाथ पकड़ता है जूनिंग का और वो अपनी वाइफ को अपने विला में लेके आता है एज अ मिसेस फू बना के।
वो आते ही सबसे पहले अपने बेटे को गिफ्ट देती है। पहला गिफ्ट में उसको वीडियो गेम मिला होता है। ये देखने के बाद उसका बेटा तो काफ़ी खुश हो जाता है। दूसरे गिफ्ट में उसने अपने बेटे को उसकी फेवरेट कंप्यूटर वाली बुक दी होती है, क्योंकि उसे कंप्यूटर के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। वो तो खुश हो जाता है उसका बेटा डोंग डोंग, वहाँ से हैप्पी हैप्पी चला जाता है। इधर वो हमारे हीरो को उसको एक गिफ्ट देती है कि हम दोनों का शादी हो गया, हम दोनों को वेडिंग रिंग पहननी चाहिए, जिससे लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। और उसको एक वेडिंग रिंग पकड़ा देती है कि अगर तुम्हें नहीं पहनना तो मैं फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं तो अपने हाथ में रिंग ज़रूर पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो सच में मैरिड हूँ। और वो अपने हाथ में रिंग पहन लेती है। और जो मिस्टर फ़ोन है, जो पहले से रिंग पहन रखी होती है, वो उसकी पहली वाली वाइफ का होता है। लेकिन वो उस रिंग को उतार के जू निंग ने जो रिंग लाई होती है, उस रिंग को पहनाने को बोलता है। हमारी हीरोइन को थोड़ी देर बाद गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी दूसरी बीवी भले मैं बन के आई हूँ, लेकिन तब भी वो अपनी पहली बीवी का अंगूठी क्यों उतारा उसने। और वह इन चीज़ों को सोच के काफ़ी गुस्से में होती है। इधर वो डोंग डोंग को पढ़ा रही होती, तभी वहाँ पे कुछ बुक्स रखी होती है। तभी पेन रखने की एकदम कड़ाके से आवाज़ आती है। वो माफ़ी मांगती है डोंग डोंग से कि उसने बस गलती से बुक को छू लिया, वो बिल्कुल भी उन्हें पढ़ नहीं रही है। लेकिन डोंग डोंग बोलता है, नहीं नहीं, अगर आपको बुक्स पढ़नी है पढ़ लो, और मैं तो बस इसलिए मैंने पेन को रखा क्योंकि पेन की इंक ख़त्म हो गई है, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वह हैरान होती है कि बाप बेटे को हो क्या गया, जैसे मैं शादी करके इस घर में आ गई हूँ, इन लोगों ने मुझे सब कुछ चीज़ें खोलने की पहनने की परमिशन दे दी। क्या डोंग डोंग भी अपनी मदर से प्यार नहीं करता? अगर इस जगह मैं ना होती बल्कि कोई दूसरी औरत होती, तो क्या डोंग डोंग तब भी उसे बुक छूने देता? इस चीज़ से वो काफ़ी गुस्से में होती है। वो जा रही होती है और गुस्से में देख रही होती है मिस्टर फू को। मिस्टर फू बोलता है, क्या हो गया? वो मिस्टर फू को देखती है कि वो नहा के निकला है और कितना क्यूट लग रहा है, एकदम बेबी बॉय जैसा। इधर वो बोलता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो या डोंग डोंग से? वो बोलती, नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, भला मैं क्यों गुस्सा आऊँगी। वो उसे अपने कमरे में लेके जाता है। वो उससे बोलती, तुम मुझे इस कमरे में क्यों लेके आए हो? वो बोलता, हम हस्बैंड वाइफ है। वो बोलती, नहीं नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ नाटक करने का सोचा है, क्योंकि तुम्हारे बेटे के साथ में रिश्ता ठीक हो जाए। वो उसको बताता है कि इस घर में सिर्फ 2-3 ही कमरे हैं। थर्ड फ्लोर में पूरा आर्ट गैलरी बना हुआ है। सेकेंड फ्लोर पे मैं और मेरा चाइल्ड रहते हैं। बस नीचे वाले फ्लोर में सारे नौकर रहते हैं। इसके अलावा और कोई कमरे है ही नहीं घर पे। वो कहती है, अच्छा कोई बात नहीं। फिर इसके बाद वो बोलता है कि जितना मैं तुमको पसंद करता हूँ, उतना मैं अपनी पहली बीवी को पसंद करता हूँ। और मैंने अपनी पहली बीवी का अंगूठी नहीं फेंका, बल्कि उसे गले में लॉकेट बना के पहन लिया। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन खुश होती है। इसके बाद वो उसे प्यार से सहलाता भी है, फिर उसको पैसे देता है कि ये लो, जो कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जैसे तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें खर्चे के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए दूंगा। और उसे 100 करोड़ वाला कार्ड थमा देता है। ये देखने के बाद हमारी हीरोइन के खुशी का ठिकाना नहीं होता, और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि कल वो जाके तुरंत ही शॉपिंग करेगी, और वहाँ से चली जाती है। इधर उसका चाइल्ड पूछ रहा होता है कि कल रात मॉम काफ़ी गुस्से में थी फादर बोलते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसको बोला कि मैं अपनी पहली बीवी का अंगूठी उतार दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए नई अंगूठी लेके आई थी। और कल शायद मुझे पता चला कि तुमने बुक्स छूने दी, क्योंकि तुमने पहले उसे बुक छूने से मना किया था, फिर एकदम से तुमने उसे वो बुक्स छूने दी, तो उसे लगा होगा कि तुम शायद अपनी सौतेली माँ को पसंद करने लगे और अपनी रियल माँ को भूल गए। लेकिन हम लोगों को उसको रियलिटी पता है ना कि वो दोनों एक ही पर्सन है, तो हम लोग ये बात जानते हैं। उसको ये नहीं पता कि हम लोग उसकी आइडेंटिटी जानते हैं। इसके बाद वो सुबह ब्रेकफास्ट कर रही होती है एंड वो बोलती है कि वो अपने बच्चे के साथ आज स्कूल चलेगी, उसकी पेरेंट्स मीटिंग में। डोंग डोंग के में डोंग डोंग बोलता है, मॉम पेरेंट्स मीटिंग में सिर्फ पेरेंट्स जाते हैं, तो आप जाइए, तब तक मैं अपने फ्रेंड से बात करके आता हूँ। इधर हमारी हीरोइन बोलती है, मिस्टर फू तुम्हें भी अपने कंपनी के काम में ध्यान देना चाहिए, मैं पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड कर लूँगी, तुम जाओ। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं, वो बैठ जाती है जाके, तभी औरतें पीठ पीछे बातें कर रही होती हैं कि इस औरत ने अभी अभी शादी करी है फू परिवार में। ये तो उसके घर में कोचिंग पढ़ाती थी ना। आजकल की औरतें कितनी चालाक कितनी चंट है, पता नहीं लोगों को कैसे बहका लेती है। ये सुन के हमारी हीरोइन को गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पे डोंग डोंग भी आ जाता है। वो देखता है कि उसकी मदर की इंसल्ट करी जा रही है। हमारी हीरोइन खड़ी होती है और बोलती है, जो कुछ बोलना है मेरे बारे में बोल लो, लेकिन मेरे चाइल्ड के बारे में मत बोलो, वो काफ़ी समझदार है। एक औरत बोलती, तुम्हारा बच्चा भले समझदार है, लेकिन वो पढ़ने में तो कमज़ोर तो है ना।
और तुम उसकी सौतेली माँ हो। जहाँ पे डोंग डोंग आ जाता है और वो अपनी मम को सपोर्ट करता है कि देखो वो मेरी भले ही सौतेली माँ क्यों ना हो, लेकिन वो मेरी माँ है और मैं उसकी हर बात मानूंगा। सभी औरतें हंस रही होती कि देखो देखो पति के साथ में सौतेला बेटा भी कैसे इस औरत की बातों में आ रहा। उन लोगों को क्या पता कि वही उसकी रियल वाली मॉम है। इधर हमारी हीरोइन का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे रहा नहीं जाता और उस औरत के ऊपर पानी फेंक देती है। वो औरत थप्पड़ मारने जा रही होती है, तभी वहाँ पे मिस्टर फू की एंट्री हो जाती है और वहाँ पे उसकी फ्रेंड टीना की भी एंट्री हो जाती है, क्योंकि शाओबाओ और डोंग डोंग दोनों ही एक स्कूल में पढ़ा करते थे। टीना बोलती तुम ठीक हो ना। जूनिंग हमारी हीरोइन कहती मैं ठीक हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि आपकी इतनी हिम्मत की कि आपने मेरी मैडम की बेइज्जती करी। आप हिम्मत बोलो कि वो इतनी बड़ी कंपनी की इकलौती मालकिन है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है इनके हमारे साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सब खत्म करवा दो। वो ऐसा अपने असिस्टेंट को बोल देता है। इसके बाद वो औरत परेशान हो जाती है, अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगी तो उसके परिवार को पैसे कहाँ से मिलेंगे, फंड्स कहाँ से मिलेंगे। वो औरत तुरंत ही माफ़ी मांगने लगती है मिस्टर फू से कि मुझे नहीं पता था कि आप अपनी वाइफ का इतना किया करते हैं, और उस औरत से भी माफ़ी मांग रही होती है, जूनिंग से भी। इधर हमारी हीरोइन टेबल पे बैठ जाती। टीना समझाती है कि वो औरत तुमसे इसलिए जलती है क्योंकि 16 साल से मिस्टर फू ने किसी भी औरत पे ध्यान नहीं दिया और एकदम से उन्होंने शादी कर ली, वो भी 1 महीने के अंदर। इस वजह से औरत तुमसे जलती है और मिस्टर फू से भी जलती है क्योंकि वो यंग है और इतने सुंदर और अमीर भी हैं। हमारी हीरोइन के बाद समझ में आती है कि हाँ, उसे डोंग डोंग से और मिस्टर फू से मिले हुए 1 महीना हुआ है और 1 महीने के अंदर उसने शादी कर ली। वाकई कितनी अजीब बात है दुनिया वालों के हिसाब से। वो मिस्टर फू को मना करती है कि वो हर जगह उसका सपोर्ट ना करे और ना उसकी इतनी केयर करे। वो हंसता है और सोचता पता नहीं मेरी वाइफ के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे प्यार से समझाता है कि नहीं, तुम मेरी वाइफ हो और तुम बहुत ही अच्छी हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ बस अच्छे से पेश आना चाहता हूँ। दुनिया वाले क्या सोचते मुझे से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वो गाड़ी से बैठ के जा ही रही होती, तभी उनकी गाड़ी के बाहर कुछ 3 लोग आ जाते हैं। अब वो लोग बाहर आके बोल रहे होते हैं कि जूनिंग बाहर आओ। देखो गाइस, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जूनिंग पहले मर चुकी थी, फिर जूनिंग की जो सोल है ना, उसने टाइम ट्रैवल किया 16 साल आगे। तो जो 16 साल वाले टाइम पर उसने ट्रैवल किया, उस लड़की के तो माँ बाप थे ना, तो वही उसके माँ बाप आके जूनिंग को परेशान कर रहे थे, उसे पैसे वगैरह मांग रहे थे। अब जूनिंग तो पहले वाली जूनिंग तो रही नहीं, उसके अंदर तो किसी और की सोल आ चुकी है। तो वो तो जानती थी कि इस शरीर की वो जिस बॉडी में है, उस बॉडी के जो रियल फैमिली है, वो बिल्कुल भी उस लड़के को लाइक वगैरह नहीं करते थे। उसकी माँ उसे पैसे की डिमांड करती है और बोलती है कि अपने भाई और अपने फादर को छुड़वा लो, नहीं तो तुम्हारा पति उनको कहीं ख़त्म ना करवा दे। हमारी हीरोइन बोलती है कि आपको मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे इस बॉडी की सारी मेमोरी याद थी। तो बताती है क्योंकि मेरे पास जब पैसे होते भी थे जो मैं कमा के लाती थी, काम वगैरह करके, पार्ट टाइम वगैरह करके, वो तो सब आप ले लेती थी और मेरे छोटे भाई और फादर को दे देती थी, जिससे फादर दारू पी सके और मेरा भाई बाइकों में वो पैसा उड़ा सके। इसके बाद वो बोल के बेहोश हो जाती है। इधर वो नींद में होती है और अपनी आँख खोलते हैं, तभी वो दोबारा अपनी आँख बंद कर लेती है क्योंकि उसके कमरे में डोंग डोंग भी आ जाता है एंड उसका हस्बैंड फू भी आ जाता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे डोंग बोल रहा होता है कि फादर, कल रात से मैं मॉम के पास में बैठा था और मॉम को कल रात से बिल्कुल भी होश नहीं आया। फादर, मॉम को कब होश आएगा और आपने मॉम के परिवार वालों के साथ में क्या किया है। जहाँ पे उसके फादर बताते हैं कि देखो बेटा डोंग डोंग, रही बात उसके फादर की और उसके ब्रदर की, तो मैंने उन दोनों को जेल में भिजवा दिया है और उसकी माँ को मैंने उनके टाउन पर वापस भेज दिया और मैंने किसी को बोला भी है कि उनकी मदर के ऊपर नज़र रख के कहीं वो हमारी वाइफ या तुम्हारी मम को परेशान ना करे। इधर हमारा हीरो देखता है कि वो अपने हाथ पैर चला रही है, वो समझ जाता है कि वो जाग रही है। इधर हमारी हीरोइन खुश हो जाती है क्योंकि डोंग डोंग ने उसे पहली बार मॉम जो कहा होता है। वो बोलती है कि तुमने मुझे मॉम कहा डोंग डोंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने इस चीज़ को सुना भी है। उसका बेटा बोलता है मॉम, इसका मतलब है कि आप अभी तक सिर्फ सोने का दिखावा कर रही थी। वो कहती हाँ, क्योंकि अगर मैं सोने का दिखावा ना करती तो ये बात मैं सुन ही ना पाती कि तुमने मुझे मॉम कहा। चलो प्यारे मेरे बच्चे, मुझे एक और बार मॉम कह दो ना। वो गुस्सा के बैठ जाता है। हमारा हीरो बोलता है कि कल रात से उसने तुम्हारी काफ़ी चिंता करी, रात भर वो तुम्हारे बगल में बैठा रहा और तुमने ऐसा किया। ये चीज़ देखने के बाद हमारी हीरोइन माफ़ी मांगती है अपने बेटे से, बोलते गुस्सा मत हो, मॉम मजाक करें, मॉम तुमको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे कि तुम उन्हें मॉम कहो, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। इधर जो बेटा होता है वो बोलता है मॉम, आप
मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। और अपनी मॉम को मॉम कह के वहाँ से वो भाग जाता है। ये सुनने के बाद तो हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसके बेटे ने उसे पहचानना चालू कर दिया, उसे मॉम कहना चालू कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। फिर सोचती है कि थोड़ा एक गुस्सैल भी है और बात भी मेरी मान जाता है। और वो अपने हस्बैंड से पूछती कि ये बताओ कि मेरे मरने के बाद इसने तुम्हें फादर कब कहा था। वो बोलता है कि जब वो 1.5 साल का था और जब वो खिलौने से खेला करता था तब उसने मुझे डैड डैड कहना चालू किया था। तब वो खुशी का पल मेरे लिए काफ़ी खुशी वाले दिन थे। तब मैं तुम्हें मिस कर रहा था कि काश तुम होती तो तुम ये चीज़ देखती कि कैसे हमारे बेटे ने हमें फादर कहा है। वो सोचती है कि काश मैं मरी ना होती, काश मैं इन दोनों को सच्चाई बता पाती कि मैं वापस आ गई हूँ। फिर इसके बाद वो बातों बातों में उसे समझ में आ जाता है कि मिस्टर वो जानता है कि वो उसकी पहली वाली वाइफ है। वो इस चीज़ को सुनने के बाद हैरान हो जाती है। वो कहती तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी सच्चाई जान चुके हो कि मैं तुम्हारी वही वाइफ हूँ। वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे कुछ अपने मिशन हो गए तभी तुम हमें नहीं बताना चाहती। उसका बेटा बोलता है माफ़ करना मॉम, लेकिन ये बात मैं भी जानता हूँ कि आप ही मेरी मॉम है। इधर हमारा हीरो बोलता है कि ये बात तो शॉकिंग है कि तुमने सच में टाइम ट्रैवल किया 16 साल बाद, लेकिन मैं और मेरा बेटा दोनों खुश हैं। इसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम उस 16 साल पहले वाले एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता करें। तो डोंगडोंग बोलता है क्या मैं आपकी हेल्प करूं, जहाँ पे दोनों मदर फादर मना करते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन चीज़ों के लिए हम हैं। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन का, जो कि कंपनी में बैठी होती है और काफ़ी खुश होती है। एंड कंपनी में स्टफू की होती है। एक हम नौकरानी को देखते हैं जो कि मिस जूनिंग के ऊपर काफ़ी नज़र रख रही होती है। इधर हम सीन देखते हैं हमारा हीरो उन दोनों एक्सीडेंट के बारे में पता करवा रहा होता है, जहाँ पे उसे एक क्लू मिल जाता है कि मिस जूनिंग के जो रियल वाले फादर थे, जो 16 साल पहले वाले मैडम के जो फादर थे, उनके पिता ने माइंस खरीदी थी। माइंस मतलब कि बहुत सारी एक गुफा थी जिसमें बहुत सारे मेटल्स थे। तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे वो काम किया करते थे। तो वो माइन धंस जाती है, गिर जाती है, और इसके बाद जितने भी लोग थे वो मर जाते हैं। इसमें कम से कम 12 फैमिली के लोग मारे गए थे। सबको कंपनसेशन दिया था, लेकिन एक औरत का बच्चा भी मारा गया था और उसका पति भी मारा गया था, और वो औरत गायब हो गई थी। उसने कोई भी कंपनसेशन नहीं लिया था, और वही औरत हमारी कंपनी में काम भी कर रही है नौकरानी का। ये सुनने के बाद वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ को खतरा है। इधर हम सीन देखते हैं उस औरत ने हमारी हीरोइन को पकड़ लिया और उसे लेके जाती है कि मैं अब अपने बेटे का बदला लूँगी। अब जो कंपनी के वर्कर्स होते हैं वो तो परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। इधर हम टीना को देखते हैं जो कि टीना मिलने के लिए आई होती है जूनिंग से। उसे एक बैड न्यूज़ ये मिलती है कि एक कंपनी की नौकरानी ने कंपनी के एम्प्लॉय को पकड़ के हॉस्टेज बना के ले गया है। वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसके जूनिंग की, उसकी बेस्टी की जान खतरे में। वो तुरंत ही जूनिंग के हस्बैंड को फ़ोन लगाते तुरंत ये बात बता देती है कि एक नौकरानी ने तुम्हारी वाइफ को पकड़ के ले गया हॉस्टेज बना के, तुम्हें तुरंत ही उसे बचाना चाहिए। कंपनी मत आओ, यहाँ पे आके समय मत बर्बाद करो, इतनी देर में तुम उसे पक्का ढूंढ ही लोगे। कंपनी पे मैं हूँ, तब तक कंपनी मैं संभाल रही हूँ। तुरंत ही जो मिस्टर फू होते हैं वो अपने असिस्टेंट को बोलते लोकेशन ट्रैक करो। अच्छा हुआ क्योंकि हम लोगों ने जो उसको अंगूठी जो पहनाई थी उसमें ट्रैकर लगा दिया था। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो औरत बोल रही होती है कि तुम्हारे फादर ने जो माइंस खरीदी थी वो गिर गई थी, उसमें मेरा पति और मेरा बच्चा मारा गया था। 16 साल पहले ट्रक वाला एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। तो मुझे लगा था कि तुम मर गई होगी, लेकिन तुम देखो ना, तुम वापस आ गई। अगर तुम जिंदा रहोगे तो मैं अपने बेटे का और अपने पति का बदला कैसे लूँगी। हमारी हीरोइन याद करती है कि जो माइंस गिरी थी उसमें उसका बिल्कुल भी हाथ नहीं था, और ना उसके फैमिली वालों का हाथ था, उसमें अंकल का हाथ था। अंकल ने वहाँ पे बहुत सारे पटाखे फुड़वा दिए और कुछ माइंस ऐसे धंस गई थी क्योंकि वहाँ पे तूफान आ रहा था। वैसे तो उसके फादर की गलती तो नहीं थी, लेकिन वो जो जगह थी उसके फादर के नाम पे थी, तो इस वजह से उसके फादर को जेल ले जाया जाता है। और इस सदमे को उसकी माँ सह नहीं पाती है, तो उसकी माँ की डेथ हो जाती है और वो रो ही रही होती है। तभी उसे पता चलता कि उसके फादर का जेल में ही निधन हो गया, मतलब कि वो मर गए जेल के अंदर ही। इस चीज़ को टेंशन में ले लेके जब उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ मर गई, तो ये सुनने के बाद उसके पिता भी मर गए। ये सुनने के बाद वो और भी टूट जाते क्योंकि वो अकेली हो गई थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसके चाचा चाची ने उसकी संपत्ति भी हड़प ली थी। लेकिन उस औरत को इससे भी खुशी नहीं मिली कि जो जूनिंग के जो मदर फादर है वो उस दुनिया में नहीं रहे। वो चाहती थी कि जूनिंग भी मर जाए, तो उसे किडनैप कर लाई होती कि आज तुम गई। इधर हमारी हीरोइन उसे बातों में फंसला रही होती कि तुम्हें पता है मैं
टाइम ट्रेवल करके आए हो, मैं 16 साल पहले वापस आ गई हूँ। औरत बोलती तो तुम क्या कहना चाहती हो। हमारी हीरोइन कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारे पति और बच्चे को वापस लाने में, जिससे वो भी टाइम ट्रैवल करेंगे और तुम उनसे मिल सकती हो। वो औरत उसकी बातों में आ जाती है और कहती है क्या सच में ऐसा हो सकता है। वो कहती हाँ तुम खुद देखो ना, मैं तो मर गई थी ना, मैं 16 साल पहले, तो मैं तुमसे सब बातें कैसे कर पा रही हूँ, मुझे अपना पास्ट कैसे याद है, मैंने खुद टाइम ट्रेवल किया है। इसी बीच में मिस्टर फू अपने लोगों को इशारा करता है तो उस औरत को शूट कर दिया जाता है, उसे पकड़ के जेल पहुँचा दिया जाता है। इधर हमारी हीरोइन ठीक ठाक होती है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी होती है क्योंकि उस औरत ने उसके पैर पे काफ़ी डंडे मारे होते हैं। तो मिस्टर फू उसके हाथ की रस्सियाँ खोलता है और उसे इसके बाद हॉस्पिटल लेके जाता है। उसका चाइल्ड माफ़ी मांगता है, मिस्टर फू से डोंग डोंग माफ़ी मांगता है अपने फादर से कि इतने सालों से जो मैं आपसे इतना रूड होके बात करता रहा, मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। फिर दोनों अपने मॉम अपनी पत्नी के पास में होते हैं। ये तो दोनों देखते हैं कि उनकी होश आ गया, मतलब कि मिस्टर फू की वाइफ को होश आ गया है और डोंग डोंग की माँ को भी होश आ गया है। इधर डोंग डोंग का बर्थडे होता है, 2 केक रखे गए होते हैं, एक डोंग डोंग के लिए केक रखा गया होता है और दूसरा केक इसलिए रखा गया होता है क्योंकि उनकी फैमिली अब सब साथ में होते हैं। इधर डोंग डोंग विश मांगता है क्योंकि डोंग डोंग का ऐसा पहला बर्थडे होता है जहाँ पे वो अपनी मॉम के साथ बर्थडे मना रहा होता है। तो मिस्टर फू, डोंग डोंग, जूनिंग तीनों खुश होते हैं, ड्रामा ख़त्म हो जाता है।